इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनसीन पैसेज में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो पहले अनसीन पैसेज आते थे काफ़ी इजी होता था। क्वेश्चन को हम आसानी से अपने जो है पैसेज में उसका आंसर ढूंढ लेते थे। और स्पेशली जब एमसीक्यू का पैटर्न हो गया तो ऐसे में आपका एमसीक्यू करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको कुछ एकदम नए नए फॉर्मेट में दिखते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जो सबसे उन्हें ईजी पार्ट लगता था उसी में गलती करके बैठ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी टिप्स कि आप कौन कौन से आपको टिप्स फॉलो करने होंगे जैसे ही आप अनसीन पैसेज करना शुरू करते हो, और साथ में एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व भी करेंगे कि हमारा जो है किस लेवल का आजकल जो है पैसेज आने लग गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी अनसीन पैसेज जब भी आपका आता है तो सबसे पहले उस पैसेज को आपको कंप्लीटली केयरफुली पढ़ना है। ध्यान रखें, जब आप पैसेज पढ़ रहे हो ना, पूरा आपका माइंड बहुत ही फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल पैसेज में से आपका जो है सारी चीज़ें वो देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग स्किल कैसी है, आपकी थिंकिंग स्किल कैसी है, सारी की सारी चीज़ें इसी में चेक कर ली जाती है, जिस वजह से इसके मार्किंग भी आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं। लगभग आप देखोगे ना तो 12 से 20 क्वेश्चन अलग अलग क्लासेस में, इतने सारे जो हैं क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। तो इस सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। रीडिंग में बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लेना है, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में आपको टाइम लिमिट भी रहेगा। उसके बाद जितने भी रिलेटेड डिटेल्स हैं या जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो उसी टाइम आप अपने पेंसिल से उसको हाईलाइट कर लें, और डेफिनेटली जब आप पढ़ रहे हो तो अपने माइंड पे अच्छी तरीके से फोकस करें। आप उसको हल्के में लेके नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब एक बार आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया तब आप जाएंगे क्वेश्चन सेशन में, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और दोबारा से आप जो है पैसेज में रिटर्न होकर आएंगे और वहां पे आंसर फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले पैसेज को केयरफुली पढ़ लेना है। हो सके तो आप, हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है तो मन मन में आप हिंदी भी निकाल लीजिए, तो वो आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेगा। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको दिख रहा है उसको हाईलाइट कर लेना है। अब हम पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आएंगे दोबारा से पैसेज में उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपका एमसीक्यू, डेफिनेटली इस बार एमसीक्यू ही आ रहा है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या है, जब पैसेज को आप तब तक पढ़िए जब तक कि आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो है पैसेज हमें करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पैसेज है जो कि मतलब कि सीबीएसई के साइट से ही मैंने उठाया है। तो ये देखिए, यहाँ पर ना आजकल के पैसेज तो पहली बात तो इन लोग इतने सारे पैराग्राफ में दे देते हैं, तो सबको सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसकी मीनिंग हमें अपनी माइंड में बिठानी पड़ेगी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, नेचर इज आवर मदर, आवर फर्स्ट टीचर। द ग्रेटेस्ट लेसन दैट सी टीचेस अस इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। नेचर जो है हमारी माँ है, हमारी पहली टीचर है, और सबसे बड़ा लेसन जो वो हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में इक्विलिब्रियम बनाकर रखना चाहिए। We learn to maintain composure through our joys, sorrows and fear। मतलब अपनी खुशी, गम और डर, इन सबको हम जो है मेंटेन करके रखते हैं। In fact, there are 1000 lessons that nature can teach us। मतलब हजारों ऐसे लेसन हैं जो कि नेचर हमें सिखा सकती है अगर हम उसको ध्यान से देखें तो। With time a sapling grows into a full grown tree। अब सेकेंड पैराग्राफ में जो बात हो रही है कि एक छोटा पौधा एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है टाइम के साथ। समथिंग सो टिनी एंड डेलिकेट डेवलप्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स। जो कभी बहुत छोटा होता है, डेलिकेट होता है, वो एक बड़ा सा मजबूत पेड़ बन जाता है, जो कि मतलब इस तरीके का बन जाता है कि वो दूसरे को भी सपोर्ट करता है। No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना लंबा बढ़ेगा, वो कितना फलेगा फूलेगा, कितने जानवर या फिर पक्षी को वो सपोर्ट करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा उसे मजबूती प्रदान करती है जैसे ही वो बढ़ता है। दैट्स अ लेसन। ये भी एक लेसन है, to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots, and give something back to those humble beginnings that nurtured us into who are be। तो इससे हमें एक लेसन मिलता है कि हमें अपने आप को जो है ग्राउंडेड रखना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, और अपनी जड़ों को भी जो है समझना चाहिए। और उसके अलावा जो है जिन लोगों ने हमें पाला पोसा है उस चीज़ के लिए भी मतलब हमें ये रहना चाहिए कि हम भी उन्हें कुछ वापसी दें, ठीक है ना। तो इस तरीके से नेचर ने हमें एक लेसन सिखाया जिसको इन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में दिखाया है। नेक्स्ट है, देन देर इज अ मैसेज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। आई एम बिकॉज वी आर। नेचर प्रोवाइड्स every creature a chance to exist.
However, the existence of one creature or being depends on the existence of other. The tiger eats the antelope. Without the antelope, the tiger could not survive. And likewise, without tigers, the overabundance of antelope would cause them to starve to death. अब दूसरा मैसेज क्या है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना रहना, कि सारी प्रजाति जो है एग्जिस्टेंस में रहे। अब मैं यहाँ पे जिंदा क्यों हूँ? क्योंकि यहाँ पर हम हैं। मतलब सारी की सारी स्पीसीज जो है, जितने भी क्रिएचर हैं इस धरती पर, सभी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। एक क्रिएचर एग्जिस्टेंस में है तो उसके पीछे का कारण कोई दूसरा जो है क्रिएचर के एग्जिस्टेंस का है। अब टाइगर एंटीलोप खाता है, बिना एंटीलोप के टाइगर नहीं रह सकता, और बिना टाइगर के एंटीलोप इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो भूखे मरने लगेंगे। तो इस वजह से दोनों का ही रहना ज़रूरी है इन दोनों के लिए। ओके, तो इस तरीके से डिपेंडेंसी वाला जो चीज़ है ये भी हमें नेचर सिखाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आई वॉन्डर इफ यू हैव नोटिस दैट व्हेन बर्ड्स और स्क्वेरल्स सी अ प्रीडेटर दे गिव आउट ऑन अलार्म कॉल टू देयर फेलो क्रिएचर्स। मतलब आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि जितने भी पक्षी होते हैं, स्क्वेरल्स होते हैं, गिलहरी होते हैं, जब भी वो अपने शिकारी को देखते हैं ना, तो जो उनके फेलो क्रिएचर्स होते हैं, जो उनके पीछे आ रहे होते हैं, उनको हमेशा वो अलार्म कॉल दे देते हैं ऑफ द लर्किंग डेंजर। जो छुपा हुआ डेंजर है उसको, मतलब कि वो पहले ही उन्हें एक तरीके से अलार्म कॉल दे देते हैं। दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर। वो अपने आप को खतरे में डाल देते हैं दूसरे को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी तो नेचर, मतलब जितने भी पक्षी हैं, जानवर है और नेचर है, सबके सब जो है ह्यूमन बीइंग को सिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों में कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना। मेनी एनिमल्स लाइक द सैल्मन यूजुअली डाई आफ्टर दे स्पॉन। अब कुछ एनिमल ऐसे भी हैं, जैसे सैल्मन एक मछली है जो कि अंडे देते ही मर जाती है, पर ऐसा तो नहीं है ना इस वजह से उसने अंडा देने रोक दिया, ऐसा नहीं है। वन लाइफ एक्सटिंग्विश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। एक जो जिंदगी का ख़त्म होती है किस लिए? ताकि दूसरों की भलाई हो, इज़ अ स्मॉल प्राइस टू पे। एक छोटी कीमत है पे करने के लिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ हमारा, द स्नो मेल्ट्स इन अ वार्मथ ऑफ स्प्रिंग टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव्स। अब इन्होंने सारे जो सीजन को यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन से सीजन में जो है बर्फ पिघल रहा है, ताकि जो है वो फ्रेश ग्रीन लीव्स प्रोवाइड करे। इन ऑटम दीज लीव्स एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड ओनली टू बी बरीड इन द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर। चेंज इज इनएविटेबल। चेंज कैसा है? इनएविटेबल होता है, जिसको आप टाल नहीं सकते, ये अटल है। द सूनर वी एम्ब्रेस दिस, जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन पेन देयर इज़ अ ग्रोथ। हमें ये भी समझना चाहिए कि इवन दर्द में भी ना ग्रोथ होता है। जब हम किसी पेड़ में एक होल कर देते हैं तो वहाँ से भी वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। नो मैटर वॉट मे कम इन इट्स वे अ रिवर विल कॉन्टिन्यू टू फ्लो। कुछ भी हो जाए, रास्ते में कोई भी आए, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती है, वो हमेशा बहती रहती है। सिमिलरली नो मैटर वॉट ग्रीफ में ब्रेक योर हार्ट नेचर टीचेस अस दैट लाइफ गोज ऑन। इससे कोई मतलब नहीं कि हमें दुनिया में कितने दुख मिलते हैं जिससे हमारा कई बार दिल तक टूट जाता है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी नेचर हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी तो चल रही है, उसको चलने दो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, कीप इन माइंड लाइफ इज़ नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। लाइफ वो चीज़ नहीं है जिसमें कि हम लिस्ट बनाते हैं और ये देखते हैं कि हम एक से बढ़, मतलब जो वो बंदा उसके पास है मैं उससे ज़्यादा करूँ। लाइफ इज़ टू लिव। जिंदगी क्या है? जीने का नाम है। टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक को छोड़ो और थोड़ा सा स्टॉप हो, ठीक है ना। एंड स्मेल द रोजेस, डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी। तुम क्या करो? रोजेस को स्मेल करो, जो ऐसी चीजें करो जिससे तुम खुश हो। वो काम ना करो कि बस पैसे के पीछे भाग रहे हो कि वो तो ज़्यादा काम करके पैसा कमा रहा है, मैं भी यही करूँगा। एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद नेचर टू पिकअप इनवैल्यूएबल लेसन। और हमें क्या करना चाहिए? अपने कुछ समय को ज़रूर अपने नेचर के साथ बिताना चाहिए ताकि उससे कुछ हम लेसन सीख सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नेचर को लेकर इन्होंने बताया है वो इंसानों को कि किस तरीके से नेचर एक दूसरे के सपोर्टिव एंड ऑल है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन इससे किस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉट फ्रॉम दी फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाई द नेचर। इनमें से मतलब तो ऑप्शन भी आपके पास, ऑप्शन से तो और ज़्यादा इजी हो जाता है, एलिमिनेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार आपको पैसेज समझ में आ गया ना उसकी हिंदी के साथ, तो अब जो है आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑथर के अनुसार जो है सबसे बड़ा लेसन हमें नेचर कौन सा सिखाती है, ठीक है ना। बैलेंस्ड इन आर इमोशन, पार्शियल टू जॉय इन आर लाइफ, अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, इनडिफरेंट टू फियर्स।
ऐसे तो देखा जाए तो आपको सीधा-सीधा पता चल रहा होगा कि हमें जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, लेकिन इस चीज़ को ना मैं आपको पैसेज में ढूँढ कर दिखाऊँगी, ठीक है ना? क्या है नेचर हमारी ये है, द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचेस अस इज़ टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ। एमसीक्यू में खास बात ये है कि आपको सीधा-सीधा आंसर नहीं मिलेगा, उसके सिनोनिम्स मिल सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए आपको रियल मीनिंग पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट लेसन क्या सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में इक्विलिब्रियम बनाकर रखें, अपनी खुशी, अपने गम, अपने डर, इन सबको भी मेंटेन करना सीखें, सबको कंट्रोल करना सीखें। तो ये वही तो बात कहना चाह रहा है ना कि हमें अपने इमोशन को क्या करना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना? आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई भी डाउट होगा अगर आपने अच्छी तरीके से पैसेज को समझा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग विद रेफरेंस टू पैराग्राफ सेकेंड। जो पैराग्राफ सेकेंड को सुटेबली कंप्लीट करे, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। अब देखिए, जो यहाँ पर दो लोग हैं, एक जय है, एक सिड है। जय क्या बोल रहा है, आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल। मतलब कि मैंने खुद के लिए इस स्कूल में बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत बेस्ट हूँ और मैं एडमिशन कहीं भी ले सकता हूँ, ये मेरा मोमेंट है। अब सिड ने क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बधाई हो, बट जस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो जय की सारी बातें देखोगे ना, सिर्फ मैं कर रहा है, किसी को वो नहीं दे रहा कि हाँ उसने जो है उसको ये चीज़ करने के लिए उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर ने सपोर्ट किया, या फिर जो भी है वो सिर्फ अपने आप को जो है प्रियोरिटी पे दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बिकम स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट आर वीकनेस, बी काइंड एंड सपोर्टिव टूवर्ड्स एवरीवन, रिस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, नर्चर आवरसेल्व्स वेल फ्रॉम द बिगनिंग। अब देखिए, हम पैराग्राफ सेकंड में चलते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ सेकंड में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि किस तरीके से एक छोटा पेड़ बड़ा हो जाता है, और जो है यहाँ पर देखिए, दैट्स अ लेसन टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड, रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस आवर रूट्स एंड गिव समथिंग बैक टू दोज हम्बल बिगनिंग्स एंड नर्चर्ड अस इनटू हु वी आर। जिन्होंने हमें पाला पोसा है, उनके लिए भी एक हम्बलनेस होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रिस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन। हमें उस ओरिजिन को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए जहाँ पर हम पले बड़े हैं। यहाँ पर क्या है, इसने अपने आप को ही सारा क्रेडिट दे दिया, तो इसीलिए यहाँ से पता चल गया कि जस्ट रिमेंबर जैसे आया तो इसका मतलब है कि इस बात को काटने की बात हो रही है। और जब हम सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूँ यहाँ पर क्योंकि हम हैं, ये जो है कौन सा सबसे अच्छा दिखा रहा है। तो ये लाइन जो है किसी ना किसी में हमें देखने को मिला था, तो इसको जो है सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे देखने को मिला था। ये देखिए, आई एम बिकॉज वी आर, नेचर जो है हर क्रिएचर को जीने के लिए, एग्जिस्ट में बनने रहने के लिए चांस देता है। और हम लोगों का एग्जिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हम तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में नहीं बात हो रही है, बल्कि हर किसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हर कोई जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज डू द बर्ड एंड स्क्वायरल्स डिस्प्ले व्हेन दे वांट अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर, चूज वन ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। हमने इस पैसेज में से पढ़ के देखा था कि जितने भी पक्षी हैं, स्क्वायरल्स हैं, अगर उनको लगता है कि कुछ जो है प्रेडेटर्स आ रहे हैं, शिकारी आ रहे हैं, या फिर कोई डेंजर है, तो वो वार्न कर देते हैं जो अपने पीछे वालों के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स। सेल्फलेस मतलब वो जो वर्ड्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, वो अपने बारे में ना सोचते हुए वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। होपफुली इसको मैंने बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ाया था, तो हमें दोबारा से इसमें जाने की जरूरत भी नहीं है। और ऑप्शन देखोगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं बैठेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड दैट कैन सुटेबली रिप्लेस लर्किंग। लर्किंग को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा। अब ये तो तभी आप आंसर दे सकते हो जब मेनली आपको इस लर्क का मतलब पता होगा, ठीक है ना। लर्क वैसे हमारे पास जो है पैराग्राफ फोर्थ में आया भी है, इस वर्ड को पैराग्राफ फोर्थ में ये हमें वर्ड देखने को मिला था। ये देखिए, ऑफ लर्किंग डेंजर। लर्किंग डेंजर मतलब एक ऐसा डेंजर जो कि छुपा हुआ है और कभी भी आप पे वार कर दे, ठीक है ना। घात लगा के बैठना बोलते हैं इसको, घात लगा के बैठे रहना। जैसे बिल्ली बैठी रहती है चूहे के इंतजार में, जैसे चूहा आएगा वो झपट्टा मार देगी, ठीक है ना। तो वो होता है लर्किंग, मतलब छिप छिप कर किसी का इंतजार करना, इस चीज को बोला जाता है लर्किंग, ठीक है ना। तो ये हमें किस वाले सेंटेंस में दिखेगा,
अब यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में हाईलाइटेड था बट आई थिंक यहाँ से हट गया है। ये जो रिमेनिंग हिडन वाला पोर्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। थिप न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड बीइंग कॉट, कि सबसे अच्छा है कि तुम छुपे हुए रहो। तो छिपे हुए रहने को ही बोलते हैं लर्किंग, कि मतलब छुपे होकर बैठना और अपने जो टाइम आने का इंतजार करना, दैट इज लर्किंग। ठीक है ना, तो आपका ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोर्टमैंट्यू वर्ड्स लाइक स्मॉग। पोर्टमोंटिव वर्ड्स कैसे होते हैं, जब दो वर्ड को मिलाकर एक तीसरा वर्ड बनाया जाता है और जिसमें वो मीनिंग छुपी हुई हो, मतलब उन दोनों की मीनिंग उसमें तीसरे में रहती है, उसको बोला जाता है पोर्टमोंटिव वर्ड। जैसे स्मोक और फॉग को मिलाया तो स्मॉग बना। उसी तरीके से आपको पैरा फोर्थ में जो ढूंढना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि वहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, को एग्जिस्टेंस का, वर्कोलिक का, फुल ग्रोन का, फ्लरिश का। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। हो सकता है ना कि इन चारों में से एक ही वर्ड जो है आपको पैराग्राफ 6 वाले में देखने को मिले, तो जो 6 पैराग्राफ में देखने को मिलेगा वही आंसर हो जाएगा, और नहीं देखने को मिलेगा फिर एक दो में अगर कुछ होता है तो देखते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट वाले पैराग्राफ की बात हो रही है कि वहां पर कौन सा वर्ड हमें देखने को मिलता है। कीप इन माइंड लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, लाइफ इज सो लिव, टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कहोलिक। देखिए वर्कहोलिक वहाँ पर सेंटेंस था, और वर्क और एल्कोहलिक इन दोनों को ही मिलकर बनता है वर्कहोलिक। वर्क मतलब जो हम काम, एल्कोहलिक मतलब एडिक्टेड होना किसी चीज़ का। तो ठीक है ना, तो वर्कहोलिक बनने के लिए मना किया है। बाकी और कोई भी फ्लरिश वगैरह वर्ड जो है इसमें है नहीं, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है इस वाले से, जब अगर आपको डायरेक्ट मिल गया ना और वही ऑप्शन में है फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्कहोलिक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब। पैराग्राफ 3 में जाइए और उसके बाद देखिए कि ऑथर जो है हमें क्या चीज, मतलब क्या बन के वो हमें इम्बाइब करना चाह रहा है। ठीक है, तो पैराग्राफ 3 को फटाफट से हम यहाँ पर देख लेते हैं। पैराग्राफ 3 में कौन सी बात हुई थी। पैराग्राफ 3 में बात हुई थी हमारी एग्जिस्टेंस बने रहने की, और जो हर जो क्रिएचर है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। यही सारी बात जो है 3rd पैराग्राफ में हुई है। तो अब जो हम ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहाँ पर तो आपके सामने में ही रहेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ऑथर हमें क्या कह रहा है कि आप एक्सेप्टिव बनिए, जो भी जो चीज़ है उसको आप एक्सेप्ट करिए। उस पैराग्राफ में कोई पैशनेट वाली बात तो हुई नहीं है, ना वहाँ पे कोई इमोशनल बातें हुई हैं, रिजिलियंट बात हुई है कि हाँ फ्लैक्सिबिलिटी आती रहती है, परसेप्टिव बात भी हुई है, जिस वजह से 1st 4th एंड 5th ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखोगे ना, अगर आप एक दो चीज़ों को हटा दोगे ऑप्शन अपने आप ही ढूंढ लोगे आप, उसमें कोई पैशनेट वाली बात है ही नहीं, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस पूरे पैसेज में कहीं पे इमोशनल हुआ ही नहीं, उसने सारी सच्चाई बोली है। ठीक है ना, सारा वो परसेप्टिव बोला है, एक्सेप्टिव बोला है, और रिजिलियंट तो रहा ही है कि फ्लैक्सिबिलिटी जो है नेचर हमें दिखाती है, और जिंदगी कैसी है वो भी फ्लैक्सिबल है। तो जिस वजह से 1st 4th एंड 5th, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन। चेंजिंग ऑफ सीजन से किस चीज को दिखाया गया है। ठीक है ना, चेंजिंग ऑफ सीजन से क्या वो नेचर की ब्यूटी को दिखाना चाहता है, नेचर की क्रिएटिविटी को दिखाना चाहता है, या ये बताना चाह रहा है कि सारे सीजन इक्वल हैं, या फिर ये बोल रहा है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो यही आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। जिस तरीके से मौसम बदलते रहते हैं उस तरीके से हर चीज जो है इस दुनिया में, इस नेचर में बदलती रहती है, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारा 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6 वाले पैराग्राफ में जो है राइटर क्या एडवाइस करता है। ठीक है ना, 6 वाले पैराग्राफ को देखते हैं और उसके बाद हम पता करते हैं कि राइटर हमें क्या एडवाइस करता है। 6 पैराग्राफ आई थिंक हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ था, उसमें क्या था कि हमें जो है या मतलब कि लिस्ट बनाकर नहीं रहना चाहिए, और तो ताकि हम एक दूसरे से एक स्टेप आगे बढ़ें। लाइफ जो है जीने का नाम है, वर्कहोलिक मत बनो, नेचर के साथ जो है रहो, थोड़ा सा मतलब टाइम दो, कुछ टाइम दो नेचर को पता करने के लिए, और उससे लेसन्स कुछ सीखो। ठीक है ना, ये चीज़ बोला था पैराग्राफ 6 में। तो यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन था। तो डेफिनेटली आप ऑप्शन देख लो, कंपटीशन करने के लिए बोला क्या, नहीं बोला उसने। प्रियोरिटी लिस्ट बनाने के लिए भी नहीं बोला, लाइफ को सीरियसली लेने के लिए भी नहीं बोला। उसमें ये बोला है कि आप कुछ अपने लिए भी कुछ फ्री टाइम निकालो जो कि आप नेचर के साथ जियो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द
कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज जो है और उसको जो है फाइंड आउट करवाना है। अगर आप आसानी से ढूंढ लो तब तो ये क्वेश्चन करो और एकदम कंफर्म रहो तो, नहीं तो आपको अगर ये ऑप्शन मिल रहा है ना कि हाँ 10 में से 8 क्वेश्चन करने, तो आप इसको स्किप ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो है बहुत ही क्लोज इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए क्या है, नेचर सी पार्डन्स नो मिस्टेक, मतलब कि वो अपने मिस्टेक का कोई पार्डन नहीं करते। उसका हाँ हाँ है, उसका ना ना है, तो ये स्टेटमेंट दिया था। ये तो क्या इस पैसेज का ये सेंट्रल आइडिया हो सकता है क्या? नहीं, इसमें ये बात ऐसी नहीं हुई है। लुक डीप इनटू नेचर, मतलब नेचर को बहुत ही डीप तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुम सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। ये स्टेटमेंट दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो क्या इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया हो सकता है? हो भी सकता है, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं। नेचर नेचर कभी हमें धोखा नहीं देती, ये हम होते हैं जो कि धोखा देते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे भी बन सकता है पैसेज, ठीक है ना, बने भी होंगे, लेकिन इस वाले पैराग्राफ में इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाया। मतलब उसने इंसानों पे कुछ भी बात की ही नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि हाँ आपको ये सीखना चाहिए, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने क्या क्या गलत किया, ठीक है ना। ये चीज़ इसमें नहीं है। ऑल द अगलीनेस ऑफ द वर्ल्ड कैन बेस्ट बी फॉरगॉटन द ब्यूटी ऑफ नेचर, की दुनिया में जितनी भी अगलीनेस है उसको हम भूल सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर से। तो ये बात भी नहीं हुई। ले देखिए जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि अगर नेचर को हम बहुत ही डीप तरीके से देखें तो हम सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझेंगे, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही बात हो गई थी कि हाँ नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए गाइस, ये ना वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जो है आपका बोल सकते हो कि आपका जो इंग्लिश का है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पैसेज में से एक है जिसको समझना। और साथ ही में क्वेश्चन, कभी भी पैसेज टफ नहीं होता, उसके क्वेश्चन उसे टफ बनाते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके से इन लोगों ने सारी चीज़ों को यूज़ किया है, और इस तरीके से ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके इस अनसीन पैसेज का। तो वीडियो को अपने सभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी कमेंट करके बताइए, तो एक दो जो पैसेज का हम और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे जो है एक अच्छा खासा जो है रिवीजन हो जाए अनसीन पैसेज का।